नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आई रहे वाला यूट्यूब चैनल पे। और मैं शौर्य शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं फल फूल 2.0 बैच में। और जैसे कि बात चल रही थी, हमने काफ़ी कमेंट्स वगैरह देखे कि बाकी जो हमारे बैचेस हैं उनकी वीडियो आ चुकी है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की डिमांड काफ़ी थी। पिछले 10-15 दिनों से हम लगातार कमेंट्स में बच्चे बोल रहे थे कि हमारी डेमो क्लास क्यों नहीं आ रही है, लेकिन हम देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो आज हम डेमो क्लास के साथ शुरुआत करते हैं इस बैच की। और इस बैच की खासियत और इस बैच में हम क्या क्या सीखेंगे, मैं आप इलेबोरेट करना चाहूँगा। जैसे हमारा जो फोकस रहेगा वो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2026 का जो एग्जाम है वो रहेगा। इसमें हम बेसिक हॉर्टिकल्चर से लेकर फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और फ्लोरिकल्चर, खासकर फ्लोरिकल्चर जो मैं हैंडल करूंगा, वो पोर्शन कवर करेंगे। और कोशिश की जाएगी कि किस तरह से आपको एक स्मार्ट वर्क और एक क्रिस्प वे में आप चीज़ों को समझाया जाए जिसमें आपको आसानी हो याद करने में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा दिक्कत चीज़ों को याद रखने में ही होती है, क्योंकि काफ़ी वाइड सिलेबस है और काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस डेमो क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है पॉलिनेशन। अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो जो पॉलिनेशन है किसी भी क्रॉप में, उसका पॉलिनेशन बिहेवियर उस क्रॉप का सब कुछ डिसाइड कर देता है। कैसे? क्योंकि पॉलिनेशन डिटरमाइन करेगा उस क्रॉप के जेनेटिक मेकअप को, जी हाँ, उसके जीनोटाइप को। और अगर आपको पता है कि अगर किसी क्रॉप का जीनोटाइप हमें पता चल जाए या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके जीनोटाइप को इफेक्ट करते हैं, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे उसमें इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। अगर कोई फ्रूट क्रॉप है तो उसमें फ्रूट के कैसे ट्रेड्स होंगे, उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम जो हमारा है वो सारा इस पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो अलग ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो अलग, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड है तो वो अलग होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉलिनेशन से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पॉलिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है। एंथर जो हमारा मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, और स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट होता है। तो जो पोलन ग्रेन्स जब एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और उसके बाद भी पोलन ग्रेन्स इमोबाइल होते हैं, वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पोलन्स जो हैं, चाहे वो विंड के थ्रू, हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के थ्रू मूव कर रहे हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सटर्नल एजेंट्स, जैसे हमने बात की, विंड, वाटर, एनिमल्स, ग्रेविटी, ग्रोथ, कंटैक्ट, ये पॉलिनेशन के एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बात की जाए पॉलिनेशन की, कि दो तरह के, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर या दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की आप बोल सकते हैं पॉलिनेशन हो सकती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का जैसे नाम ही डिसाइड कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक फ्लावर के एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे और उसी फ्लावर की ओवरी को फर्टिलाइज कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको एक और टर्म दी गई है, ऑटोगैमस। ऑटो मीन्स सेम, गैमस मीन मेटिंग, सेम मेटिंग। ओके। दूसरा पार्ट जैसे क्रॉस पॉलिनेशन को, जिसको एलोगैमस बोलते हैं, इसमें जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट पे कोई दूसरा फ्लावर लगा होगा उसको पॉलिनेट कर देंगे, उसको फर्टिलाइज कर देंगे, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एलोगैमस या जीनोगैमस भी बोलते हैं इसको। थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। जैसे मैंने बात की कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एक अलग टाइप भी होता है जिसको गेटिनोगेमी बोलते हैं। गेटिनोगेमी में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर फ्रॉम सेम प्लांट। जैसे अगर एक प्लांट की बात करें, अगर प्लांट पे ये एक फ्लावर लगा हुआ है, इसी के एंथर और इसी के स्टिग्मा अगर पॉलिनेट आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है।
लेकिन कोई दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पर लगा है और यहाँ का एंथर आके यहाँ इसके स्टिग्मा के ऊपर अडेयर कर जा रहा है और आगे फर्टिलाइजेशन कर दे रहा है, तो उसको गेटिनोगेमी बोलते हैं। और अगर कोई दूसरे प्लांट पे जाकर के इस फ्लावर का एंथर आके इस प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज कर देगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी हम क्रॉप्स पढ़ रहे हैं उनका हमें वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, उनका कैसा पॉलिनेशन बिहेवियर है वो हमें याद करना पड़ता है। चाहे जितने भी आपने क्रॉप्स पढ़ी हो, ये पढ़ेंगे हम आगे, तो उनका ये ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं मैकेनिज्म्स की। तो जैसे हम बात करते हैं ऑटोगेमी, अ टाइप ऑफ सॉइल पॉलिनेशन वेयर इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन फ्लावर पोलन। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर जो है सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं, कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से सेल्फिंग हो गई। सबसे पहली बात है होमोगेमी। अब होमोगेमी का मतलब है कि जो हमारे बोथ मेल और फीमेल हैं दे आर एक्टिव एट सेम टाइम। ओके, इसका मतलब यह है कि जिस टाइम हमारा पोलन डेहिसेंस होगा उसी टाइम हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा। क्योंकि एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए पोलन का डिहाइस होना और उसी टाइम स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना जरूरी होता है, क्योंकि इनमें से अगर एक भी चीज सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो क्या होगा। अगर मान लो हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो पोलन जर्मिनेट ही नहीं होगा, पोलन जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, और वही अगर हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन पोलन डिहाइस ही नहीं हुआ है, वो अभी भी एंथर में ही है, बाहर ही नहीं आया एंथर से, तो अगर पोलन ही नहीं आया तो अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि होमोगेमस होने चाहिए हमारे फ्लावर एट सेम टाइम। इसके एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं सिट्रस में ऐसा होता है, जितनी भी मैक्सिमम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं सिट्रस में, एप्रिकॉट में, ठीक है एग्जाम्पल। तो ऐसे जब भी हम कोई भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हमें उसका एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बिल्ट अप होके आते हैं कि आपको उनका कोई फीचर दिया होगा उस क्रॉप का, को क्वेश्चन ऐसे आएंगे और लाइंस दी होंगे कि सिट्रस सेल्फ पॉलिनेटेड है, उसमें कौन सी टाइप की सेल्फ पॉलिनेशन मैकेनिज्म होता है, तो वो हमें आपको पता होना चाहिए कि होमोगेमस होता है, उसके दोनों एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगला आ जाता है क्लिस्टोगेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पढ़ेंगे ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका जो फ्लावर है उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंडर होते हैं। जैसे अगर लेग्यूम्स की बात करें तो उसमें कील फॉर्मेशन होती है, मॉडिफाइड पेटल्स होते हैं। तो क्या होता है कि आपका फ्लावर सीम्स डोंट ओपन एंड डज इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, की एक तरह से जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक्सपोज्ड ही नहीं होंगे। तो क्या होगा, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग कर देंगे, क्योंकि वो आउटर एनवायरनमेंट के आउटर पोलन के लिए जो वो स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव ही नहीं है, वो एक्सपोज ही नहीं है। तो इस वजह से क्लिस्टोगेमस काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, मैकेनिज्म है। और एक किसमें पाया जाता है, मैक्सिमम लेग्यूम्स में, जितने भी अभी लेगुमिनस क्रॉप्स हैं लेट्यूस में पाया जाता है, ग्रेप्स में भी पाया जाता है। ओके, इसके बाद आता है चेस्मोगेमी। हालांकि जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स है मोस्टली हमारे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कवर होते हैं, क्योंकि चेस्मो का नाम ही आउट ब्रीडिंग या आउट ब्रीडर होता है, एक्सपोज्ड होते हैं, इसके पेटल्स एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज होंगे। लेकिन ऐसे चेस्मोगेमस फ्लावर भी होते हैं जो कि पॉलिनेशन के बाद ओपन होंगे, क्योंकि अगर उनमें पहले ही पॉलिनेशन हो गई तो इसका मतलब वो सेल्फिंग ही होगी। अगर वो बड खुलने से पहले, एंथीसिस से पहले ही पॉलिनेट हो जा रहा है, तो ऐसे चेस्मोगेमस फ्लावर जो कि एंथीसिस से पहले ही पॉलिनेट हो जा रहे हैं
फ्लावर्स ओपन बट ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेट होने के बाद ओपन हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अगला आ जाता है गेटिनोगेमी, जैसे मैंने बात की कि फ्लावर्स डिफरेंट होंगे लेकिन वो सेम ही प्लांट के होंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड गेटिनोगेमी। और इसके एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका होता है मेज। फ्लोरिकल्चर में बात करें तो चाइना एस्टर में ये काफी देखा जाता है। मेज और चाइना एस्टर गेटिनोगेमस तरह की सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं। इसके बाद कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पोलन स्टिग्मा है सेमी फ्लावर का है, तो इसका मतलब जेनेटिक मेकअप आपका कंजर्व रह रहा है। कोई भी प्लांट है उसका जेनेटिक मेकअप कंजर्व रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पेरेंटल कैरेक्टर्स कंजर्व रह रहे हैं, उसकी प्योरिटी मेंटेन है इन टर्म्स ऑफ जीनोटाइप। कोई बाहर का पोलन नहीं आ रहा है, कोई बाहर का कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो पेरेंटल टाइप उसका मेंटेन रह रहा है। ठीक है। मेंटेनेंस, दूसरा पॉइंट जैसे मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइंस। जब भी हम ब्रीडिंग की बात करें तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो प्योर होने चाहिए। प्योर मींस जो उनके एलीली कॉम्बिनेशंस होने चाहिए वो होमोजाइगस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होमोजाइगस नहीं होगा तो जब भी हम उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे, हम कंट्रोल क्रॉसिंग करवाएंगे, तो वो सेग्रीगेट कर जाएंगे पहली जनरेशन में ही अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेनेंस ऑफ प्योर लाइंस में हेल्प करता है और वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में हेल्पफुल होगा, ताकि हम एक प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स बना सकें। तो सेल्फिंग करेंगे क्योंकि सिमिलर जेनेटिक मेकअप रहेगा, तो हमारे एलील्स जो है वो सिमिलर होमोजाइगस एलील्स एक्युमुलेट होते रहेंगे। उसके बाद प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। बिल्कुल, क्योंकि अगर सेम ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो रही है तो अगर कुछ कम पोलन भी बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती तो हमें कोई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती तो उसमें पोलन्स अगर अबंडेंट नहीं बनेंगे तो हमारे जो वेक्टर्स हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, उनको कैरी करने में दिक्कत होगी। जो हमारा चांस होगा पॉलिनेशन का, परसेंटेज ऑफ पॉलिनेशन, वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर अबंडेंट पोलन नहीं बन रहा है तो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है। इसके बाद फ्लावर्स डू नॉट नीड टू डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर। बिल्कुल बात कि अगर अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जा रही है तो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने वाले जो कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं वो जरूरी नहीं है हम कि उस पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में चाहिए। जैसे आपका फ्लावर कलर, या फ्रेग्रेंस, अगर ये चीजें इनके फ्लोरल कैरेक्टर में एब्सेंट भी होंगी तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मेनली हमारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बने होते हैं कि कलरफुल हो, ब्राइट फ्लावर्स हो, या थोड़ी सी उनमें खुशबू आए, नेक्टर की प्रेजेंस हो। तो अगर वो नहीं भी होगा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में तब भी काम चल पड़ेगा हमारा। तभी तो ऑप्शन फील्ड क्रॉप्स मैक्सिमम, जो कि आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, उनके फ्लावर स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ज़्यादा ना अट्रैक्टिव होते हैं, ना उनमें ज़्यादा खुशबू होती है, कहीं होती ही नहीं है मैक्सिमम में। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो हमने एडवांटेजेस बात करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि होमोजाइगसिटी बनी रहेगी। होमोजाइगसिटी हमारी ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप जितना प्योर होगा, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम हम उतनी ही सॉल्व कर पाएंगे और हमारा पेरेंटल कैरेक्टर उतना ही इंटैक्ट रहेगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक न्यू यूजफुल कैरेक्टर जो है उसके चांसेस इंट्रोड्यूस होने के ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से कोई पोलन आ नहीं रहा है। जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है वो अपने में सेल्फिंग करके जो उसका जेनेटिक मेकअप है कंजर्व रह रहा है। तो अगर कोई न्यू कैरेक्टर हमें चाहिए तो उसकी इंट्रोडक्शन या उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। वाइगर और वाइटैलिटी रेस डिक्रीज कर जाती है विद प्रोलॉन्ग सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर कुछ अलील्स या कुछ जीन्स जो हैं वो हमारा वाइगर डिक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में ही रह रहे हैं, कुछ रिसेसिव एलील्स जो लीथल हैं, अगर उनमें कोई डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट अलील उसका बाहर से हम नहीं ला रहे हैं,
तो वो हमारे वाइगर को रिड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है ऑफ लीथल अलील्स, ऑफ अनडिजायरेबल अलील्स। ओके, इसके बाद इम्यूनिटी टू डिसीज, क्योंकि डिसीज रेजिस्टेंस जैसे हम बात करते हैं कि मोस्टली वाइल्ड कल्टीवार्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो हम डिसीज रेजिस्टेंस की बात करें तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम होता है हम क्या करते हैं, वाइल्ड कल्टीवार को क्रॉस कर देते हैं हमारे कमर्शियल कल्टीवार के साथ। उसके बाद कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम जैसे बैक क्रॉस ब्रीडिंग या उसको करके, तो वो बाहर से पोलन आ रहा है, वो करेक्टर उस पर्टिकुलर कल्टीवार में प्रेजेंट नहीं था, उस वैरायटी में प्रेजेंट नहीं था। तो अगर वैरायटी सेल्फ पॉलिनेटेड ही है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है, तो कोई भी ऐसा, जैसे हम बात करें न्यू करेक्टर की, अगर उसमें डिसीज रेजिस्टेंस नहीं है तो वो नहीं रहेगी अनटिल अनलेस हम बाहर से कोई पोलन लेके आए, तो वही इम्यूनिटी टू डिसीज जो है वो डिक्रीज करेगी या मतलब होगी ही नहीं। और एडेप्टिबिलिटी फैक्टर, एडेप्टिबिलिटी टू चेंज एनवायरनमेंट, ये क्योंकि किसी भी प्लांट की एडेप्टिबिलिटी उसकी हेटेरोजाइगोसिटी के साथ इन्वॉल्व होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो इंसान हैं, एक काफी इंट्रोवर्ट है, एक काफी एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट इंसान अपने ही मगन रहेगा, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करेगा। तो अगर वो घर से बाहर निकलता है, मतलब किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाता है जो कि उसके नेटिव प्लेस से थोड़ा अलग है, घर जैसा इन्वायरमेंट नहीं है, तो उसको एडाप्टेशन में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा घुलता मिलता नहीं किसी से। तो इंट्रोवर्ट क्या होगा यहाँ पे, ऐसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, वो इंट्रोवर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही कोई एक्सट्रोवर्ट है, मतलब जो बाहर के इन्वायरमेंट में जल्दी घुल मिल जाए, नए दोस्त नए बना ले, तो वो एक्सट्रोवर्ट मान लो जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि वो बाहर का पोलन के साथ पोलन अलाउ कर देता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट क्या होगा, जल्दी एडाप्टेबल हो जाएगा। तो हेटेरोजाइगोसिटी वाला जो वर्ड है वो तो हम जेनेटिक्स की बेस पर बात करें कि अगर हेटेरोजाइगस क्रॉप होगी तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी दिखाएगी इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि अलग अलग जीन्स होते हैं, उनके अलग अलग एलील्स होंगे, कुछ डोमिनेंट होंगे, कुछ रिसेसिव होंगे, और कुछ करेक्टर्स जो है, अगर हेटेरोजाइगस मान लो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सॉल्ट रेजिस्टेंट के अलावा उसमें होमोजाइगस एलील्स हैं और रिसेसिव हैं, लेकिन एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है जिसमें हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट है, तो वो सॉल्ट रेजिस्टेंस के लिए अडेप्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में तो कभी भी वो करेक्टर आएगा नहीं, क्योंकि बाहर से पोलन आ नहीं रहा है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में वो हेटेरोजाइगस है और वो क्रॉस पॉलिनेशन, ओपन पॉलिनेशन शो कर रहा है, तो इसलिए उसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये मैंने एक करेक्टर की बात करी, मैं मैक्सिमम करेक्टर ऐसे हो सकते हैं जितने भी हमारे पास जीन्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, उनके एलील कम्बिनेशंस होते हैं, तो वैसे वैसे होता है। इसके बाद अगर बात करें हम सेल्फ पॉलिनेशन की, हमने बात कर ली सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, कौन कौन से उसके मैकेनिज्म थे जो प्रमोट कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन को। और दूसरा आ गया हम क्रॉस पॉलिनेशन, जो एलोगेमी और ये क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जैसे हमने बात की, और एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है इस में, यही था। अब जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, अब क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स बेस्ड ऑन कि कौन सा एजेंट हमारे पोलन को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कौन सा एजेंट है, कौन सा व्हीकल यूज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर विंड से हो रहा है तो दैट इज एनीमोफेली। पूछता है कई बार, क्रॉप्स पूछ लेता है कि कौन कौन सी क्रॉप जो है विंड से हो जाती हैं, ठीक है। हाइड्रोफिली, जैसे वाटर लिली है, वाटर लिली हो गया। एक एक्वाटिक प्लांट होता है वेलिसनेरिया, ठीक है, सिरेटोफाइलम। इनमें जो पोलन है वो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होगा। विंड में डेट पाम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाती है। ये तो आगे एबायोटिक फैक्टर्स जो कि पॉलिनेशन कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे। अगले आगे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, एंटमोफिली, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स आर द मोस्ट
वाइडली यूज्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेटर्स जो हमारे क्रॉप्स में यूज होते हैं। और इंसेक्ट्स का क्या होगा, उनकी जो फ्लाई टाइम है या फ्लाइंग रेंज है वो डिटरमाइन करेगी कि हमारी क्रॉप कितनी हेटेरोजाइगस हो सकती है, को कितनी दूर से पोलन, कितनी दूर से कितनी पास से पोलन वो लेके आ सकता है। और उनकी ये एबिलिटी डिटरमाइन कर देगी जब अगर हमने कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करवानी है तो हमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है। आएंगे इस बारे में लेटर ऑन, आखिर में डिस्कस करेंगे आइसोलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि पॉलिनेशन बिहेवियर ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट पैटर्न को स्टडी करने में या कैसा हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम बनना होता है उसको डिटरमाइन करता है। तो लास्ट ऑफ वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर बीज कर रही हैं तो उनको मेलिटोफाइली या हेमिनोप्टेरोफैली बोलते हैं। बटरफ्लाई कर रही है तो साइकोफिली कर रहे हैं। मॉथ आ गया तो फेलिनोपोफिली हो गया। फ्लाई हो गया तो सेप्रोमायोफिली हो गया। बर्ड्स ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरोफिली, और एनिमल्स या मैमल्स करें तो जूफाइली। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इन चीज़ों को समझ के हमें ध्यान में रखना है कि फ्लावर स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सकते हैं हम, फ्लावर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बीज हैं तो हमें पता है कि जो बीज हैं वो नेक्टर की तरफ भागेंगे, तो जो हमारा फ्लावर है उसमें नेक्टर जरूर होना चाहिए, नेक्टर जरूर होना चाहिए फॉर मेलिटोफैली या हाइमेनोप्टेरोफैली। ठीक है। बटरफ्लाई के केस में नेक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे फ्लावर साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक्सपोज्ड होने चाहिए पेटल्स। ठीक है। बटरफ्लाई के मॉथ के केस में, अब हमें पता मॉथ जो है क्या है, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, नॉक्टर्नल, और फ्लावर कलर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसमें व्हाइट फ्लावर्स भी काम कर जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को हम इस कोर्स में ऐसे ही डिक्टेट करेंगे कि कोई भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसको कैसे बाकी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ में क्वेश्चन काफ़ी वाइड आता है। ठीक है, काफ़ी वाइड आता है। कई बार फिर हम बोलते हैं कि यार एंटो से क्वेश्चन आ गया, पैथो से क्वेश्चन आ गया, हम तो हॉर्टिकल्चर वाले हैं ही नहीं। खासकर पहले 20 जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन में, और इवन क्रॉप से रिलेटेड भी उसमें एंटोपैथो के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चीज़ों को ऐसे अगर लर्न करेंगे कि हमें पता चल गया मॉथ नॉक्टर्नल है, और अगर क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज पॉलिनेटेड बाय मॉथ, और आपको पता है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप में रात को ही फूल खिलते हैं, तो चांसेस हैं कि वो मॉथ से पॉलिनेट होता हो, क्योंकि नॉक्टर्नल है, रात को ही आएंगे, शाम को ही आएंगे। ठीक है। फ्लाइज बात करें, बर्ड में एग्जांपल आ जाता है, जैसे बनाना मेन क्रॉप है हमारी, पाइनएप्पल हो गया। पाइनएप्पल का ये है कि जो साउथ अमेरिका में ही हमिंग बर्ड्स के थ्रू, पाइनएप्पल में क्या होता है कि बाकी जगह तो पार्थेनोकार्पी होती है, लेकिन जो साउथ अमेरिका है वहाँ हमिंग बर्ड के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होती है, तभी ऑर्निथोफिली के बाद में बाकी बैट्स और जूफिली। तो जहाँ जहाँ जब भी आप कोई भी क्रॉप पढ़ेंगे, जहाँ पे भी आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलें कि उसका पॉलिनेशन पैटर्न बताया कि कौन सा एनिमोफाइली, जैसे डेट पाम बताया, इवन बीट रूट में भी विंड पॉलिनेशन होती है, हाइड्रोफिली किस किस में होती है, तो उन चीज़ों को मार्क करना है, और उन चीज़ों वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपने वो ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला आ जाता है कि जैसे हमने मैकेनिज्म फॉर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन किए थे, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले क्या आ गया, नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है यूनिसेक्सुअलिटी। अगर आपका फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, मतलब या तो स्टेमिनेट है, मेल फ्लावर है, या पिस्टिलेट है, तो उसके पास सेल्फिंग का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। अगर बाइसेक्सुअल होता तो ज़्यादा चांसेस होते कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्यों? क्योंकि वो दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स काफ़ी क्लोजली, काफ़ी प्रिसाइजली जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। लेकिन अगर वो पहले से यूनिसेक्सुअल है, या तो स्टेमन है या पिस्टिलेट है, तो उसको, अगर स्टेमिनेट है तो उसको पोलन कहीं और भेजना पड़ेगा, पिस्टिल है तो उसको कहीं और से पोलन मंगाना पड़ेगा, कहीं और का चाहिए होगा ना, तो उसके पास वो सेल्फ सफिशिएंसी है ही नहीं। तो वही बात करें, यूनिसेक्सुअलिटी इज द मेन कॉज जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे का कुछ इसके एग्जांपल्स है, गायनोडायोसिस, डायोसिस में हम बात करें, पपाया,
कीवी, और कुछ वेजिटेबल क्रॉप जैसे पॉइंटेड गार्ड, ठीक है, आईवी गार्ड। तो कुछ चीजें अगर हमें पता कि डायोशियस है तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ही होगी। डायोशियस का मतलब क्या होता है कि हमारा एक प्लांट पे सिर्फ मेल या फीमेल फ्लावर्स है और दूसरे प्लांट पे उसके अपोजिट फ्लावर्स हैं। अगर मान लो ये स्टेमिनेट है तो ये पिस्टिलेट होगा। दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स एक प्लांट पर नहीं होंगे डायोशियस में। अगर वो एक प्लांट पे हो रहे तो वो मोनोशियस हो जाता है। यहाँ पे स्टेमिनेट है, इस ब्रांच पे पिस्टिलेट है, तो वो मोनोशियस हो गया, ठीक है। और अगर एक ही फ्लावर पे हो गया तब तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आ गई, बाइसेक्सुअल फ्लावर बन गया, हर्माफ्रोडाइट, परफेक्ट, ठीक है। अगर एक पे ही आपका स्टेमिनेट, एक ही फ्लावर में स्टेमिनेट प्लस पिस्टिल दोनों है तो वो हर्माफ्रोडाइट हो गया, बाइसेक्सुअल बोल लो, परफेक्ट फ्लावर बोल लो, और वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करेगा अनटिल अनलेस उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात आ गई, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें सेल्फिंग होगी। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे डायोशियस की बात करें, गायनोडायोशियस में भी पपाया की कुछ वैरायटीज आती हैं, जैसे पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलिशियस, ठीक है। तो इन पे आपने ध्यान देखना है कि कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा फीचर उस पर्टिकुलर क्रॉप में प्रेजेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखे, तो वो ध्यान में रखने हैं आपने। इसके बाद एक कंडीशन आती है डाइकोगेमी। हमने वो पहले पढ़ा था होमोगेमी। होमो मीन्स सेम, सेम सेम टाइम मीटिंग, होमोगेमी, गेमी मीन्स मैटिंग। अब डाइकोगेमी में है कि हमारा एंथर और स्टिग्मा एक टाइम पर रिसेप्टिव होंगे ही नहीं, एक्टिव नहीं होंगे। जब एंथर एक्टिव हो गया तो स्टिग्मा नहीं है, और स्टिग्मा एक्टिव है तो एंथर नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगेमी। और ये हिंड्रेंस है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी ऐसी कंडीशन आ रही है डाइकोगेमी, या तो एंथर डिहाइस नहीं हुए जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है, लेकिन जब एंथर डिहाइस हुए तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं, तो वो डाइकोगेमी बोलते हैं उसको। दो तरह की डाइकोगेमी होती है, प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडरी में क्या होगा, जैसे नाम ही प्रोटेंडरी, तो मतलब एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाएगा, पहले डिहाइस हो जाएंगे एंथर, पोलन ग्रेन्स बाहर निकल आएंगे एंथर से, ठीक है। और प्रोटोगाइनी में क्या होगा कि आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा लेकिन आपका एंथर डेहिसेंस हुआ ही नहीं है। तो नाम ही बता रहा है, प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा और प्रोटेंडरी में एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटेंडरी आपकी वॉलनट में, कोकोनट में, एनोना म्यूरिकाटा में और पैशन फ्रूट में होता है। तो जितने भी आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे कि इसमें प्रोटेंडरी होती है, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली मेंबर्स में प्रोटेंडरी होती है। फ्लावर क्रॉप की बात करें तो एंथूरियम में प्रोटोगाइनी होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब जैसे मैंने बात की थी एनोना म्यूरिकाटा की, तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि एनोना की बाकी सारी स्पीशीज क्या हैं, प्रोटोगाइनस हैं। इनका प्रोटोगाइनस हैं, इनका गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। म्यूरिकाटा में जो है सिर्फ प्रोटेंडरी है। उसके बाद जैसे प्रोटोगाइनी में बनाना हो गया, फिग हो गया, अलग अलग एग्जांपल हैं, तो मैंने ये बता दिया आपको। उसके बाद एक और कंडीशन आती है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होगा कि आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको एक बैरियर लिमिट कर देगा। हर्कोगेमी जैसे पेंसी में होती है, अगर आपके एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई बैरियर है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा। तो मतलब क्या होगा, चांसेस होंगे कि बाहर का पोलन आ सकता है पॉलिनेट करने के लिए, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आ गया सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और एक और टर्म होती है मेल स्टेरिलिटी, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट में करेंगे। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की होती है कि हमारे
पोलन एक्टिव है, वायबल बोल लो, मैच्योर बोल लो, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से दैट आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवरी ऑफ सेम फ्लावर, चाहे वो जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं या पोलन ट्यूब ग्रोथ रुक जा रही है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फर्टिलाइज सेम फ्लावर ओवरी और ओवरी ऑफ फ्लावर ऑन सेम प्लांट। ठीक है, चाहे वो सेम फ्लावर की ओवरी हो या सेम प्लांट पर किसी और फ्लावर की ओवरी हो, उसको अगर फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से पोलन ग्रेन्स, तो वो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल है, सेल्फिंग नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, फिर क्रॉसिंग होगी। उसके बाद हिटेरोस्टाइली। हिटेरोस्टाइली में क्या होगा कि जैसे नाम बात करें, हिटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंसेस विल बी देयर इन स्टाइल लेंथ। हिटेरोस्टाइली अगर हमें पता है, जैसे हमारा अगर ये स्टाइल है, ये हमारे फिलामेंट और एंथर्स आ गए, तो अगर इस स्टाइल की लेंथ ऊपर हो गई या नीचे हो गई इन कंपैरिजन टू दीज, तो वो पोलन जो ट्रांसफर है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो हेटेरोस्टाइली होती है। दो तरह की हेटेरोस्टाइली होती है, एक होती है डाई हेटेरोस्टाइली, जिसको आप सिंपल बोलो डायस्टाइली, डिस्टाइली या डायस्टाइली जो भी बोला आपने। इसमें दो तरह के फ्लावर्स आपको देखने पे हैं, पिन टाइप, पिनाइट बोलो, पिन टाइप या थ्रम टाइप। पिन टाइप में क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे थे, आपका स्टाइल इतना लंबा हो जाएगा और आपके जो एंथर्स हैं वो उसके लोअर पोजीशन पे। अब कोई पॉलिनेटर आए तब तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर थ्रू नेचुरल मीन्स ही, बाय विंड या कुछ भी ग्रेविटी के थ्रू भी होना हो, तो नीचे से ऊपर जाने को पोलन में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। तो फिर क्या होगा कि सेल्फिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे ही थ्रम टाइप में क्या होगा कि आपके एंथर्स इतने ऊपर होंगे और स्टाइल इतना नीचे कि एंथर अपने जो उनका प्लेन है, पर्टिकुलर प्लेन है, वो प्रेफर करेंगे ऐसे ही मूव करना। नीचे गिर जरूर सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये भी सेल्फिंग क्या करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, नहीं हो पाएगी सेल्फिंग। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो पिन टाइप में आपका सपोटा आता है, पोमीग्रेनेट। ठीक है, थ्रम टाइप में जैसे और एग्जांपल प्राइमुला भी, प्राइमुला तो बेसिक एग्जांपल है जिसपे स्टडी की गई थी इस हेटेरोस्टाइली की। ठीक है, थ्रम टाइप में आपके पास आलमंड आ गया, कैरम्बोला में भी। ठीक है, ट्राई हेटेरोस्टाइली में तीन तरह के होंगे, इसमें वो ये डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल्स आ गए। लाइथ्रम एग्जांपल दे दिया है। तो इसमें क्या होता है, टॉल, मीडियम, शॉर्ट, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनकी वजह से, क्योंकि मैंने बात की कि आपका जो पोलन है वो यूजली या तो नीचे जाना प्रेफर करेगा थ्रू ग्रेविटी, या मोस्टली क्या होता है कि सेम प्लेन पे मूव करना प्रेफर करता है। कि अगर आपके एंथर्स बड़े हैं, बाहर को हैं थोड़े, तो वो एक्सपोज्ड है एक तरह से पॉलिनेटर्स के लिए। वो पॉलिनेटर्स आके उनको कहीं और लेके चल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे हम, ये है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दी है, ये लॉन्ग स्टाइल, ये शॉर्ट स्टाइल, ये स्टाइल इसका छोटा है, एंथर बाहर को है, पॉलिनेटर आ सकता है। यहाँ पे एंथर यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्यों, नीचे से ऊपर कहाँ जाएंगे वो भी ग्रेविटी के एंटी डायरेक्शन में। प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जा रहा है, एंथर्स पहले निकल जा रहे हैं। ठीक है, आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ट्राइस्टिली के एग्जांपल जैसे लाइथ्रा में है, ये लॉन्ग स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल। देखो इसका स्टाइल कहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से कहाँ आएंगे, तो कुछ फ्लावर्स जो कि लोअर पोजीशन पे होंगे वहाँ चले जाएंगे ये पोलन्स। ठीक है, ये नॉर्मल स्टाइल है और इसमें शॉर्ट स्टाइल है, तो ये अब ओवर एक्सपोज्ड हो गए ना,
तो विद इन फ्लावर जाने के चक्कर में अगर विंड के थ्रू या किसी भी एक्टिविटी के थ्रू या पोलिनेटर्स के थ्रू ये बाहर जाना प्रेफर ज़्यादा करेंगे। तो ये मैकेनिज्म जो है क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट कर दे रहे हैं। अब वही बात आ गई एडवांटेजेस की बारे में। इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक रिकम्बिनेशंस जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। वहाँ पे हमारा सेल पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, हमारा पेरेंटल जीनोटाइप इंटैक्ट रह रहा था, कंजर्व रह रहा था। इसमें वेरिएशन आ जाएगा क्योंकि बाहर से पोलन आ जाएगा, चाहे वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में आए कैसे भी आए, तो हमारा वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी। अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, वही बात जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ज़्यादा अडेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो होमोजाइगस अलील्स अगर लीथल वाले एक साथ हो गए तो हमारे पास डोमिनेट करेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के अगेंस्ट होगा ही नहीं, तो वो कैसे चलेगा। मेक्स ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड फॉर स्ट्रगल, ये वही बात आ गई। प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पोलिनेशन आर मोर रेजिस्टेंट टू डिसीज, बिल्कुल मोर अडेप्टेबल है, मोर रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। डिसएडवांटेजेस की बात करें आए, ए फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व और लेस इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि कंट्रोल पॉलिनेशन हमें अगर करवानी हो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में तो उसके काफ़ी पैसे लग जाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम ट्रू टू टाइप हमारा मेन मकसद है तो क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन नहीं रहेगा। फिर हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप को वेजिटेटिवली प्रोपागेट करवाते हैं। मान लो हम किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक प्लांट में हमारा वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ गया लेकिन वो एक ही प्लांट में आया, तो इस प्लांट को ये तो वेजिटेटिवली प्रोपगेट अगर होता है तो कर पाएंगे, तब उस कैरेक्टर को हम फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंगल प्लांट इंप्रूवमेंट के लिए कभी नहीं जा सकते क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में यही फायदा है, अगर एक ही प्लांट है उसमें हमारा कुछ, जैसे हमने ईल्ड की बात कर रहे हैं, उसमें ईल्ड ज़्यादा आ गई तो हम सिंगल प्लांट प्रोग्राम फॉलो करके सिंगल प्लांट इंप्रूव करके उसको एज अ वैरायटी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हमें हमेशा पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए जाना पड़ता है, एक प्लांट के साथ साथ उनके भाइयों बहनों को भी इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि वो आपस में क्रॉस पॉलिनेशन होगी ना उसमें, तो उसके जो क्लोज रिलेटिव्स वगैरह हैं, जो भी अलग अलग प्लांट्स हैं, उनको भी उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए इंप्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक प्लांट इंप्रूव है और बाकी नहीं है तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से वो करेक्टर हमारा लॉस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। इसके बाद सम अनडिजायरेबल करेक्टर्स में क्रीप इनटू द रेस, बिल्कुल बाहर से कोई ऐसा पोलन आ गया जो फायदेमंद नहीं, उसमें कुछ ऐसा अलील है जो कि नुकसान क्रिएट कर सकता है, कोई ऐसा करेक्टर जो कि उस क्रॉप में हिंड्रेंस या मतलब अनडिजायरेबल है, तो बाहर से आने के चांसेस होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चांस तो है नहीं हम पॉलिनेशन रोक दें। और वेरी गुड करेक्टर्स ऑफ ट्रेसेस आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड, जैसे हमने बात की, इंटैक्ट नहीं रहेगा। एक बार इंप्रूवमेंट आ गई तो उसको इंटैक्ट रखना, अगर क्रॉप पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट हुई है तब तो रख सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए इंप्रूव्ड है, उसमें वो बेटर क्वालिटी है, तो हम क्रॉस पॉलिनेशन उसको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की तरह ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसको नहीं किया गया तो हमारा जो करेक्टर है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया क्या पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, बेसिक टाइप जैसे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन है, और बेस्ड ऑन जो हमारे वेक्टर्स हैं या पॉलिनेटर्स हैं उनके ऊपर कैसे डिस्कस किया जाए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स। क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि पॉलिनेशन बिहेवियर हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम को डिटरमाइन कर देगा। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम अलग होगा, बात जैसे हम बात करते हैं कि सिंगल प्लांट को ही हम सिलेक्ट करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं सेल्फिंग बार बार करके। लेकिन क्रॉप इंप्रूवमेंट अगर प्रोग्राम हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसमें पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो ये पॉलिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो बेसिकली पहले भी हमने बात की, लेकिन जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होते हैं कौन कौन से हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा है मेल स्टेरिलिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन के आते हैं, थोड़ा जेनेटिक्स का पार्ट है लेकिन हम इसको
क्रिस्प वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से। थोड़ा मैं इसको साइज बढ़ा लेता हूं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जीएसआई गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जैसे नाम डिटरमाइन कर रहा है, तो वो कौन गवर्न करेगा? गेमीट्स। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जैसे नाम बता रहा है, तो वो कौन गवर्न करेगा? स्पोरोफाइट, मतलब खुद प्लांट। गेमीट्स का कंस्टिट्यूशन क्या है, यहां गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बताएगा, और स्पोरोफाइट का कंस्टिट्यूशन क्या है, दैट विल डिटरमाइन स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें को डोमिनेंस होती है, आगे मैं बताऊंगा कैसे को डोमिनेंस होती है, इसमें डोमिनेंस होती है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर, पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम वन बाय वन, जो गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी कहानी, अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो ईस्ट और मेंगल्स डॉर्फ ने 1925 में निकोशियाना सेंडे रेई में इसको रिपोर्ट किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हो गया था JRF 2022 में। मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने भी JRF 2022 दिया था, मेरा भी 2022 में ही JRF मैंने दिया था। तो रिपोर्ट किया गया था, और JSI जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। और ये वाली डायग्राम आपने हर जगह देखी होगी, जब भी आपने ब्रीडिंग का कोर्स पढ़ा होगा, ये वाली डायग्राम आपने हर जगह देखी होगी। और इसको हम डिस्कस करते हैं। ये तीन केसेस मैंने ले लिए। मान लो हमारा जो पोलन आ रहा है किसी प्लांट से, उसके कॉम्बिनेशन S1 S2 है, यहाँ से भी S1 S2 आ रहा है, यहाँ को भी S1 S2, तीन डिफरेंट केसेस हैं ये, ठीक है। ये पोलन है हमारा। S1 S2 हमारे अलील्स हैं जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस को गवर्न करते हैं। जैसे हम टॉल डॉफ बात करते हैं, TT, वही है, अलील्स है डिफरेंट। मल्टीपल अलील्स होते हैं, कहीं 20, 30, इवन 50 अलील्स रिपोर्ट किए गए हैं अलग अलग। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट मेरा। तो अगर हमारा प्लांट भी S1 S2 कंपोजिशन का है, उसमें भी ये वाले अलील्स प्रेजेंट हैं, तो हमारा पोलन जो है, चाहे वो S1 से आए या S2 से आए, इनकम्पैटिबल हो जाएगा। इनकम्पैटिबल फुली, कोई पोलन जर्मिनेशन, कोई पोलन ट्यूब ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। हमारा S1 S2 पूरे प्लांट का, उसमें से कौन, या तो S1 के अलील वाले पोलन होंगे, क्योंकि पोलन क्या है, हमारा गमीट है, तो एक ही अलील आएगा, या S2 वाले होंगे। दोनों में से कोई भी हो, हमारा फुली इनकम्पैटिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला प्लांट हमारा S1 S3 है, तो इससे S1 वाला आया, S2 वाला आया, S1 वाला आएगा तो वो इनकम्पैटिबल होगा। लेकिन अगर S2 वाला आया तो कंपैटिबल हो जाएगा। इसका मतलब एज अ होल ये पार्शियली इनकम्पैटिबल या पार्शियली कंपैटिबल बोलो, 50% तो क्या बोलना, पर पार्शियली कंपैटिबल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पार्शियली कंपैटिबल। अब इसमें
S3S4 हुए। ये रिवर्स भी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब अगर आपने जैसे मैंने इसमें जो हम जहां से हमारा पोलन आ रहा है उसका जीनोटाइप इंटैक्ट रखा है, हम फीमेल पेरेंट का भी इंटैक्ट रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें अगर S1 है तो S3 के साथ वो कंपेटेबल हो जाएगा और S2 S3 के साथ कंपेटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फुली कंपेटिबल। समझ गए? ठीक है, फुली कंपेटिबल हो जाएगा, फुली कंपेटिबल। लेकिन अगर यही चीज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, अब जैसे हमने गमीटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात की थी, तो क्या था, मैं बता रहा था आपको, एक मिनट टर्म लिखी थी, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हर अलील अपनी डोमिनेंस शो कर रहा है, क्योंकि अगर एक ही अलील शो कर रहा होता तो ये फुली कंपेटेबल सॉरी पार्शियली कंपेटेबल नहीं होता। और जब हम सेल्फ इनकम्पैटिबल रिएक्शन को देखेंगे स्पोरोफिटिक वाले को, तब आपको थोड़ा और डिटेल में समझाएगा। इसको मैं मूव कर देता हूँ, इसको स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबल हिस्ट्री की बात करें तो ह्यूग्स एंड बैबकॉक 1950 में, क्रैपिस फोइटिडा में देखा था, और सेम ही ईयर में पार्थेनियम में भी इसको देखा गया है। पार्थेनियम में किसी और, पार्थेनियम आर्जेंटेटम कुछ ऐसा नाम था, उसमें इसको फाइंड आउट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे वहां पे गेमीट डिटरमाइन कर रहा था कि हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसमें क्या, इसमें जो स्पोरोफाइट है, कौन, जो कि पोलन प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिटरमाइन करेगा। और इसमें मेन बात याद रखने वाली कि जो जितने भी एलील्स हैं उनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस है, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, कि अगर S1 S2 एक साथ प्रेजेंट होंगे तो S1 ही डोमिनेट करेगा, तो जो भी इंटरेक्शन होगी वो S1 डिक्टेट करेगा। उसमें S1 अलग से कर रहा था, S2 अलग कर रहा था, चाहे वो पोलन में हो या दूसरे में हो, हमारे फीमेल पेरेंट में हो। लेकिन अगर S1 S2 प्रेजेंट है तो S1 डिक्टेट करेगा, S2 S3 प्रेजेंट है तो S2 डिक्टेट करेगा, S1 S3 प्रेजेंट है तो S1 डिक्टेट करेगा, जो बड़ा वाला होगा। तो ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, 3 सिमिलर कंडीशंस लेंगे और यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। S1 S2 से आया, काम कैसे करेगा, S1 की तरह, यहाँ पे भी S1 S2 है, काम कैसे करेगा, S1 क्या है, फुली इनकम्पैटिबल। समझे, समझे ना, क्योंकि यहाँ S1 डिक्टेट कर रहा है, यहाँ S1 डिक्टेट कर रहा है, तो ये तो इंटरेक्ट करेंगे नहीं। ये आया S1 S2 S1 S2 ये यहाँ कौन गवर्न कर रहा है, S1, यहाँ कौन गवर्न कर रहा है, यहाँ गवर्न कर रहा है S2। तो S1 S2 ये बन गया फुली कंपैटिबल, बन गया कि नहीं बन गया। अगर ये गमीटोफिटिक होता तो S1 सिर्फ S3 से वो करता और S2 तो ये पार्शियली कंपैटिबल होता। S2 प्रेजेंट है तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कोडोमिनेंस शो करते और सेल्फ इनकम्पैटिबल रिएक्शन बना देते। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्योंकि ऊपर पोलन का जीनोटाइप है तो S2 बड़ा है तो S2 की तरह बना, ये S1 की तरह बना, तो ये फुली कंपैटिबल बन गया।
गैमेटोफिटिक में ये पार्शियल इनकम्पेटिबल बनता। वैसे ही अगर हमने बात करनी हो S3 S4 S1 S2, ये भी फुली कंपेटिबल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंस है कि वहां पे दोनों एलील्स आपस में डिटरमाइन कर रहे थे गैमेटोफिटिक में, इसमें एक जो डोमिनेंट वाला होगा वही डिटरमाइन कर देगा स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपको एप्पल में देखने को मिलेगी, पियर में देखने को मिलेगी, बेर में, एप्रिकॉट और बड़ी सारी क्रॉप्स हैं अगर बात कर रहे हैं उसमें तो पेट्यूनिया। ठीक है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैंगो में, आंवला में, कोकोआ में, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूसीफर्स में, जहाँ पे ये कमर्शियली यूटिलाइज होती है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अगला पोर्शन आ जाता है मेल स्टेरिलिटी। वहां क्या था, आपके पोलन वायबल थे, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव था, लेकिन कुछ इंटरनल कारणों की वजह से आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, वो सेल्फ फर्टाइल नहीं थे, सेल्फ इनकम्पेटिबल थे। मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा कि आपका पोलन जो है फर्टाइल नहीं होगा, पोलन इनफर्टाइल होगा या इनएक्टिव बोलो। ठीक है, तीन तरह की मेल स्टेरिलिटी होती है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और CGMS। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी न्यूक्लियर जीन्स गवर्न करेंगे, न्यूक्लियर जीन्स। इसका मतलब क्या, जैसे स्मॉल और हमेशा रिसेसिव स्मॉल एम एस ये है, ये क्या है, ये जीनोटाइप हमारा मेल स्टेराइल है, वो कैपिटल एम एस के साथ गवर्न करेंगे। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या होगा, जो हमारा हाइब्रिड बनेगा कैपिटल एम एस बनेगा, क्या होगा, फर्टाइल होगा। मेल स्टेरिलिटी कैसे यूज करेंगे वो हम करते डिस्कस। अब न्यूक्लियर जीन्स गवर्न कर रहे हैं तो ऐसी क्रॉप्स जिनमें सीड एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल पार्ट है, फील्ड क्रॉप्स होगी, टोमेटो हो गया, क्योंकि सीड जिसका इकोनॉमिक पार्ट सीड है, मतलब उसको सीड प्रोपगेटेड बोल सकते हैं, सीड उसका जरूरी है, सीड का फर्टाइल होना जरूरी है, उसमें हम GMS यूज करते हैं। CMS में क्या होता है, अगर हमारा फर्टाइल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पार्ट वेजिटेटिव पार्ट है, मतलब हमारे सीड से इतना लेना देना नहीं है, तो CMS में क्या होगा, जो दो अगर क्रॉस कर रहे हैं, न्यूक्लियर जीन्स होंगे, साइटोप्लाज्म इसका स्टीराइल है, उसका फर्टाइल है, तो मदर का ही आएगा, तो आपका जो F1 हाइब्रिड है दैट विल बी स्टीराइल। CMS के केस में आपका F1 हाइब्रिड स्टीराइल है। ठीक है, और लेकिन CMS में दिक्कत ये होगी कि अगर हमारा F1 हाइब्रिड स्टीराइल आ गया और हमें सीड की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, तो जिन जिन क्रॉप्स में मेंटेनर लाइन फाइंड हो गई उनके मेथड को बाद नाम दे दिया गया CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें एक रिस्टोरर लाइन होगी जिसके न्यूक्लियर जीन्स डोमिनेंट होंगे, उनका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइन के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, तो वो फिर रिस्टोर फर्टिलिटी क्या होगी, रिस्टोर हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये भी स्टेराइल ले लो या फर्टाइल कुछ भी ले लो, तो जो हमारी प्रोजनी बनेगी उसका साइटोप्लाज्म तो मदर से ही आएगा। ठीक है,
तो वो स्टेराइल होगा। लेकिन जो न्यूक्लियर जीन्स हैं उन्होंने फर्टिलिटी रिस्टोर कर दी है, कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा और हमारी फर्टिलिटी रिस्टोर हो गई। सीजीएमएस अनियन के केस में इंपॉर्टेंट थी। अनियन, हालांकि सीएमएस लाइंस कुछ वैराइटीज है, जैसे अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा, वो सीएमएस लाइन विद अ मेंटेनर लाइन बना के उनमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की गई है। सीजीएमएस आपका सीएमएस चिली में जो सीएच हाइब्रिड्स हैं, वो सीएमएस चिली का फ्रूट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार हमें F1 हाइब्रिड मिल गया तो उस F1 हाइब्रिड का सीड कैसा भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अनटिल अनलेस हमने कोई और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फर्दर इंक्रीज करना है। जैसे क्लीन करूंगा मैं, पेरेंट्स हो गए ना P1 क्रॉस P2, F1 हाइब्रिड आ गया, अगर उसका हमें सीड इंपॉर्टेंट है तब हम जीएमएस के थ्रू जाएंगे, जैसे मैरी गोल्ड होता है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक पार्ट कोई वेजिटेटिव है तो सीएमएस भी काम कर जाएगा। सीजीएमएस वो जिनमें मेंटेनर लाइन मिल गई है, अनियन में, चिली में यूज हो रहा है सीजीएमएस। ठीक है, डन। अब मेन पॉइंट कि इनको यूज कैसे किया जा रहा है, मेल स्टेरिलिटी को और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को यूज कैसे किया जा रहा है। क्योंकि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम लगाएंगे तो एक हमारा फीमेल पेरेंट होगा, एक हमारा मेल पेरेंट होगा। हो सकता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो फीमेल में, इसमें भी हो सकता है, लेकिन चलो इसमें तो हम क्या करते हैं कि पोलन को ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पर ये तो हमें चाहिए ना कि इसी के ऊपर तो हमने पॉलिनेशन करके यहीं पे प्लांट डेवलप करना है, यहीं पे सीड हार्वेस्ट करके उसको लगाना है। अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें सेल्फिंग के चांस भी होंगे। हमें सेल्फिंग तो चाहिए नहीं, हमें तो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन चाहिए कि जो पोलन हम लेके आना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर करेक्टर के साथ, वही पोलन फर्टिलाइज करे इस क्रॉप को और हमें एक रिक्वायर्ड पेरेंटेज के साथ क्रॉप प्रोजनी मिले। तो हम क्या करते हैं कि अगर ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर जिन सेल्फिंग के चांसेस, अगर वो मेल स्टीराइल हुआ तो चाहे ये बाइसेक्सुअल हो लेकिन इसके पोलन इनएक्टिव होंगे, फर्टाइल पोलन बना ही नहीं पाएगा, ये काम चल जाएगा। तो इसका मतलब वो हमें इमेस्कुलेशन, एक इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उसके एंथर निकालने की जो जंतोजहद है, पैसे, उसके स्किल्ड लेबर चाहिए, पैसे चाहिए, मनी, टाइम लगेगा, लेबरस काम है, वो उसका काम बच जाएगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ऐसी लाइंस लगाएंगे जो कि मेल स्टीराइल हैं, उनको फीमेल पेरेंट यूज़ कर लेंगे और पोलन लेके आएंगे और उनकी पॉलिनेशन करवा देंगे। सिमिलरली सेल्फ इनकम्पेटिबल, वही, इसमें दो फायदे हैं, कोई भी इसमें आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, दोनों सेल्फ इनकम्पेटिबल हुए तो सीड आप दोनों से हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें तो ये है कि ये मेल स्टेराइल है तो यहाँ से तो पोलन ले ही नहीं सकते ना, मेल स्टेरिलिटी है तो इसको फीमेल पेरेंट यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबल में चाहे आपस में दोनों को एक बारी में एक फीमेल यूज़ कर लो, एक बारी में दूसरा फीमेल यूज़ कर लो, इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। बस खतरा ये होता है कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो उसका ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये बात आ गई इसकी। बाकी दो तीन मैकेनिज्म्स में और डिसाइड करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक होती है PDSD, पॉलिनेशन से रिलेटेड है, एवोकैडो में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोगाइनस डायर्नली बोलो सिंक्रोनस डाइकोगेमी, एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइकोगेमी है। तीन स्पेशल टाइप ऑफ डाइकोगेमी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इस चीज को समझें। PDSD, प्रोटोगाइनस डायर्नली सिंक्रोनस डाइकोगेमी। इसमें क्या होता है कि जैसे दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, टाइप A एंड टाइप B। अब हमें पता है ये प्रोटोगाइनस है तो आपका गाइनोशियम पहले
मैच्योर होगा। तो इसमें क्या होता है कि टाइप ए में जो आपका गायनोसिस है वो मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग आफ्टरनून कर लेते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में ही मैच्योर हो जाएगा। टाइप ए में मॉर्निंग में मैच्योर हो जाएगा, और जिसका मेल फ्लावर है वो अगले दिन, डे 1 डे 2, कोई भी दो अल्टरनेटिव डे हैं इसमें, जरूरी नहीं डे 1 डे 2, एंथिसिस की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एंथिसिस, डे 1 पे पहले आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा और अगले दिन आफ्टरनून में आपका मेल रिसेप्टिव होगा, यानी पोलन डिहाइस करेंगे। लेकिन जो टाइप बी है उसमें क्या होता है, जब एंथिसिस हुई उसकी आफ्टरनून में फीमेल रिसेप्टिव होगा पहले रिसेप्टिव क्योंकि प्रोटोगाइनस है, ठीक है, और अगले दिन मॉर्निंग में आपका मेल डेहिसेंस होगा। अब क्या होगा, अब जैसे मतलब एंथिसिस के बाद अगर मॉर्निंग में ये खुल गया तो अगले दिन तक ये एक्सपोज हो गया, स्टिग्मा तो रिसेप्टिव है, पोलन इसको अपने फ्लावर से नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, जो पिछले किसी कोई फ्लावर जो पिछले दिन खिला हो उसका डे 2 उसी डे 1 के टाइम चला हो तो वो मॉर्निंग में फर्टिलाइज कर जाएगा ना। क्या होगी, क्रॉसिंग हो गई। कोई और प्लांट जिसकी एंथिसिस पिछले दिन हो गई हो उसका डे 2 इसके डे 1 के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, तो मॉर्निंग में क्या होगा, उसकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बन जाएंगे। वही अब ये डे 2 के आफ्टरनून में हो रहा है, अब किसी का एंथिसिस जिसका डे 1 में हुआ है उसका डे 2 इसके डे 2 के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। तो ये चांसेस बन जाएंगे पीडीएसडी की वजह से क्रॉसिंग के, क्योंकि अपने अपने जो इसके स्टिग्मा या पोलन है वो आपस में डायरनली डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं फॉर देयर रिसेप्टिविटी, फॉर देयर मैच्योरिटी, ठीक है। एक आती है डुओ डाइकोगैमी, चेस्टनट में देखी जाती है। इसमें क्या होगा, दो बैच मेल फ्लावर के एक फीमेल फ्लावर के बैच के साथ सेपरेट करेंगे, यानी मतलब पहले मेल फ्लावर आएंगे तब कोई फीमेल फ्लावर नहीं प्रेजेंट होगा उस, ठीक है, उसके उसमें फिर फीमेलनेस आ जाएगी तो मेल फ्लावर नहीं होगा, तो बाहर के पोलन के लिए वो एक्सपोज हो जाएगा, उसके बाद फिर से मेल आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपकी क्रॉसिंग प्रमोट कर रही है। एक और है हेटेरोडाइकोगैमी, जिसमें आपके प्रोटोगाइनस और प्रोटेंड्रस दोनों फ्लावर 1 by 1 एक ही प्लांट में होंगे। तो जो प्रोटोगाइनस है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एज अ फीमेल फ्लावर एक्ट करेगा, वहीं जो प्रोटेंड्रस है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेमिनेट फ्लावर एक्ट करेगा फॉर अदर फ्लावर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जहाँ ये फीमेल फ्लावर एक्ट कर रहा है तो अगर कहीं से पोलन आ रहा है उसके लिए एक्सपोज्ड है, उसके लिए ये क्रॉसिंग के लिए एलिजिबल है। वही वो स्टेमिनेट है तो वो किसी और के पोलन को कर देगा फर्टिलाइज। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पॉलिनेशन। बात यही थी कि पॉलिनेशन क्या क्या है, पॉलिनेशन बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं, और कुछ जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि पॉलिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म जो कि कमर्शियल लेवल पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं ये फल फूल बैच 2.0 है, तो जो हमारी टीम है उसका यही फोकस रहेगा कि किस तरह से आपको चीज़ों को डिटेल वे में समझाया जाए, क्योंकि एक कहावत है ना, गागर में सागर भरना। तो अगर आपका नॉलेज सागर जितना बड़ा नहीं होगा तो आपके वो गागर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर पॉन्ड या रिवर की तरह आपका नॉलेज होगा तो वो किसी तरह फिट नहीं बैठ पाएगा। क्यों सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी कहावत आपने बोली है और होप सो बहुत ही अच्छे से आपने सभी स्टूडेंट्स को समझाया होगा पॉलिनेशन के बारे में। बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन
जो सर का जो मेन फोकस था इसको कराने के लिए स्टार्टिंग में ही जो डेमो क्लास के रूप में भी पॉलिनेशन इसीलिए कराया कि बच्चों को ये बेसिक लगता है कि इसमें पॉलिनेशन में केवल आपको इतना पूछते होंगे कि जो हमारे किस प्रकार से होता है पॉलिनेशन या जो भी टर्म्स होते हैं, लेकिन इसमें डीप क्वेश्चन भी आते हैं, जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। होप सो सर आपने इस लेक्चर में क्लियर किया होगा। और आप सब लोग जानते हैं कि जो आयरा वाला 2.0 है, इसके अंदर हम फल फूल 2.0 बैच भी लेकर आए जो हॉर्टिकल्चर के लिए टारगेट किया गया है स्पेशली। और मेनली इस बैच को हमने लॉन्च इसीलिए किया है कि जिनके पास रिसोर्स की कमी है, जिनको लगता है कि मुझे एनरोल करना चाहिए, मैं आयरा वाला के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, तो उनके लिए ये बैच है। तो ये ऑलरेडी 21 जुलाई से हमारी क्लासेस रेगुलरली लाइव हो चुकी है। उसमें आपको सूर्या सर कवर कराएंगे, जो कि सूर्या सर के बारे में आप सब लोग जानते हुए होंगे, पहले भी देखे होगा आपने आईआरआई वाला जब हमने लॉन्च किया था, उसके बारे में मैं बता दूं। उसके अलावा इन्होंने एमएससी आईआरआई से किया, अभी पीएचडी आईआरआई से कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर डिवीजन से। उसके अलावा ये एमएससी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी थे आईआरआई के, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये सब जस्ट हम इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारे पास जो है, जो भी मेंटर्स है, जो आपके मेंटर्स बनेंगे, उनमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। ओके, और उससे भी ज़्यादा है कि जितना हम बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा ही आपको प्रोवाइड करेंगे, इससे भी बेटर प्रोवाइड करेंगे। जब क्लास के अंदर इंटरेक्शन होगा तो और भी चीज़ें निकल कर आएगी। अभी तो ये हो गया कि वन वे डिलीवरी है कि सर बता रहे हैं आप सीख रहे हो, लेकिन चीज़ें और भी बाहर तब निकल के आती है, कन्फ्यूजन होता है, आपकी कोई भी डाउट होता है, आप सर से क्वेश्चन करोगे, फिर वो आपको और समझाएंगे, तो और ज़्यादा बेटर तरीके से वो समझा पाएंगे क्लास के अंदर। तो अभी जो हमारी उसकी फ़ी है, अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ, थोड़ा सा मैं वाइट पेज ऐड कर लेता हूँ, कोई हाँ, लास्ट में ऐड भी है अभी जो, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी जो हमारी फ़ी है वो है 4000 और 500। अभी केवल ये जो है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए पहले था ऑफर, लेकिन अब हमने इसको फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कर दिया है। 50 ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, अब 100 स्टूडेंट जब हो जाएंगे तो हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पे जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगी। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जो हमारा फल फूल 2.0 है, फल फूल जो हमारा 2.0 बैच है, वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा आप आईआरआई वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे IARI वाला आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे कीजिए या फिर iOS पे, दोनों पे अवेलेबल है, हमारा ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे, वहाँ से जाकर आप आईआरआई वाला एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे हमारी कंप्लीट क्लासेज होगी। क्लासेज में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज। लाइव क्लास मिलेगी, हमारी इवनिंग के अंदर क्लास होती है 5 to 6 PM। अगर आप लाइव क्लास के टाइम पे किसी भी कारणवश आप प्रेजेंट नहीं होते हो तो उसी को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास जस्ट आफ्टर द क्लास 7 बजे अगर क्लास खत्म हो रही है तो 8 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। जो भी नोट्स होंगे जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो एकदम क्रिस्पी और शॉर्ट नोट्स होंगे, जो आपको PDF फॉर्मेट में आफ्टर क्लास आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स और भी है, जो जैसे सूर्या सर ने अपने टाइम पे बनाए होंगे तैयारी करते हुए, टॉपर्स नोट जिसको हम बोलते हैं, माया मैम है, उन्होंने अपने टाइम पे बनाए होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस आप कैसे करोगे अपना। तो टेस्ट के लिए जो है वो हमने इस बार टेस्ट जो है वो 4 तरीके से हम करवाएंगे। सबसे पहले वीकली टेस्ट, वीकली जैसे ही आज जो है संडे है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस लेक्चर को, तो आज ही हॉर्टिकल्चर का वीकली टेस्ट फर्स्ट हो चुका है ऑलरेडी। वीकली टेस्ट के बाद में जब आपका मान लीजिए 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर होगा हमारा मंथली टेस्ट, कि उस मंथ के अंदर जो है आपकी रिपोर्ट कैसी है। ठीक है, आप टेस्ट दोगे तभी आप नेक्स्ट डे क्लास ले पाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए क्या है कि सीरियसनेस होनी चाहिए आप में। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो अगर आप में सीरियसनेस नहीं है तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे साथ मत जुड़ना। ओके, मंथली टेस्ट के बाद में जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने मिलेंगे सर? कम से कम 15 तो आप मान के चलिए, कम से कम। ये तो कम से कम इसलिए बोल रहे हैं कि 15 तो हम देंगे ही, हो सकता है उस टाइम पे हम ज्यादा भी दे दे। ओके, ऑलराइट, तो ये कंप्लीट डिटेल थी। उसके अलावा आप एनरोल क्यों करना चाहिए आपको एनरोल, तो आपको एनरोल सर क्यों करना चाहिए, कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो क्यों जुड़े, मतलब ये तो सवाल आ रहा होगा ना। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे, एक जो फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तैयारी करने में, वो होती है मेंटरशिप की। बिल्कुल, हमने जो गलतियां की, हमने जो सीखा हमारी तैयारी के दौरान, चाहे हमने 1 साल मेहनत की, फिर लास्ट के 3 महीने हमने कैसे प्रिपरेशन की, तो वो जब हम डिक्टेट करेंगे, जो हम अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। जो आप मेहनत हो सकता है बिना मेंटरशिप के लिए आपको 1-2 साल की मेहनत लगे,
आप मतलब बोलते हैं ना जैसे को गधों की तरह हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं हो अगर रहा। आपको एक सही, जैसे कोई घोड़े को वो पहना देते ना हाँ, ताकि फिर वो वो सिंगल डायरेक्शन में में देखता दौड़ है। रहे, तो कोशिश वही रहेगी कि किसी तरह भी हम आपको चैनलाइज कर पाएं, क्योंकि हमें दिक्कत काफी जैसा सर आपने भी तैयारी की होगी तो हमें भी काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। दिक्कतें इन द सेंस तब होती है सर, जैसे कोई मेंटर नहीं है, सीनियर नहीं है, तब होती है बिल्कुल। दिक्कत की लोग सोच नहीं पाते ना, ये उनके लिए। मैं फिर वही बोल रहा हूँ ना, जिनके ऑलरेडी सीनियर है, अगर नॉन है आपके IRI जिस इंस्टीट्यूट में, या जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती। पर जिनका कोई सीनियर नहीं है, जिसने कोई अचीव किया हो, तो उनके लिए प्रॉब्लम। उनको लगता है कि ये तो पहाड़ जैसा कुछ बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल। लेकिन उसको हम आसान बना देंगे अगर आप सीरियस रहोगे थ्रू आउट द ईयर, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। हमारे ओनली सिंगल हैंडेड एफर्ट से ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। ओके, ताली दोनों हाथों से बजेगी। बिल्कुल। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ये नंबर मेंशन कर रहा हूँ, 9953077738, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आपकी कि कोर्स के रिगार्डिंग हो, या अदरवाइज आप कोर्स में भी एनरोल नहीं करते हो, अदरवाइज आपको कोई भी ऐसा लग रहा हो कि मेरे को हॉर्टिकल्चर से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करें। ओके, सो देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद।